जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने एसएससी एमटीएस परीक्षा 2023 के लिए जो जीके की मॉक श्रृंखला शुरू की थी, उसमें एक और मॉक टेस्ट मैं लेके आया हूँ। ये मॉक टेस्ट 25 प्रश्न का मॉक टेस्ट है आपका, जो आपके आने वाले एसएससी का जो भी एग्ज़ाम है, जैसे आपका हवलदार का एग्ज़ाम है, एमटीएस का एग्ज़ाम है या डाटा एंट्री के एग्ज़ाम आपके चल रहे हैं, ये सब में आपको मतलब हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। इससे पहले आज का मॉक टेस्ट शुरू करें, मैं आपको बता दूं, साइंस इस मॉक टेस्ट श्रृंखला भी मैंने जारी रखी है। तो साइंस के भी मैं मॉक टेस्ट डेली अपलोड कर रहा हूं, तो आप वहां से जाके साइंस के प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट, पहला प्रश्न क्या कहता है आपके स्क्रीन पर। दोस्तों, पहला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 1, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बुद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने जो अपने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, वो किसके द्वारा किया था? इसका सही जवाब होगा महाबोधि मंदिर समूह। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, महाबोधि मंदिर समूह। देखो, हुमायूं का मकबरा इससे नहीं हो सकता, कुतुब मीनार से नहीं हो सकता, लाल किले से भी नहीं हो सकता, तो सही जवाब है आपका महाबोधि मंदिर समूह। दोस्तों, मैं बात करूं गौतम बुद्ध की, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। और सिद्धार्थ जो है ना, इनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान मिला था। 29 साल की आयु में इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था, ये भी आप याद रखना। और जो गौतम बुद्ध हैं, ये शाक्य वंश से संबंधित हैं। राजा शुद्धोधन जो थे, वो शाक्य वंश के राजा थे, तो ये शाक्य वंश से संबंधित हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे अगर कभी क्वेश्चन आए कि आप बुद्ध के गुरु कौन थे, तो गौतम बुद्ध के गुरु जो हैं वो अलार कलाम माने जाते हैं। अलार कलाम को गौतम बुद्ध का गुरु माना गया है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो ये आप याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के गुरु कौन है? अलार कलाम। और अगर आपसे पूछे कि जो गौतम बुद्ध हैं, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। वाराणसी में एक जगह है सारनाथ, और सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया था, ये पाली भाषा में दिया गया था। ठीक है दोस्तों, पाली भाषा में। क्या आपको पता है भविष्य का बुद्ध किसे कहा जाता है? फ्यूचर बुद्ध किसे कहा गया है? मैत्रेय को। फ्यूचर बुद्ध मैत्रेय को कहा गया है, आप याद रखिएगा। तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ से किया था? महाबोधि मंदिर से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत में दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न। दूसरा पूछा है, तो सिंपली आप बता सकते हैं दोस्तों, भारत में दूसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण है, पद्य लिखा हुआ है यहाँ पे, पद्म कर लीजिए, पद्म विभूषण। और ये पद्म अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में की गई थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो एक बार इनका सीक्वेंस देख लें। देखो, नंबर 1 पे भारत रत्न, नंबर 2 पे पद्म विभूषण, नंबर 3 पे पद्म भूषण और नंबर 4 पे पद्म श्री। तो भारत में ये 4 अवार्ड हैं, याद रखिएगा दोस्तों, ये पद्म पुरस्कार। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, पद्म पुरस्कार जो होते हैं ना, पद्म पुरस्कार जो हैं, ये हर साल दिए जाते हैं। कब दिए जाएंगे? ये गणतंत्र दिवस पर दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार जो होते हैं, ये गणतंत्र दिवस पे राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा पूछा गया था आपसे, पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, किस दवा का एक दाह विरोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, दाह विरोधी दवा कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है प्रेडनिसोन। प्रेडनिसोन जो दवा होती है, ये दाह दाह अ, दाह विरोधी दवा के रूप में प्रयोग की जाती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मूसा मूसा पैराडिशियाका किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों, मूसा पैराडिशियाका जो नाम है, वो केले का नाम होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, केला। केले में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। कभी क्वेश्चन आए कि केले में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट की। क्या आपको पता है भारत में राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, दोस्तों, ये जो केला अनुसंधान केंद्र मिलेगा, ये तमिलनाडु में है, आपका त्रिची में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची में है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, वैज्ञानिक नाम लिखने में किस भाषा का प्रयोग होता है? लैटिन भाषा का प्रयोग होता है। वैज्ञानिक नाम लिखने में कौन सी भाषा यूज की जाती है? लैटिन भाषा। तो मूसा पैराडिशियाका केले का वैज्ञानिक नाम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका, जे एडम्स किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, जे एडम्स का जो खेल है, वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा कि ये आपके स्केट बॉर्डर थे। स्केट बॉर्डर, ऑप्शन सी, अमेरिका के थे स्केट बॉर्डर, तो ये आप याद रखिएगा।
अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए गोल्फ, देखो गोल्फ के लिए ना एक कप आपसे पूछेगा राइडर कप, तो ये सिंपली आप याद रखिएगा राइडर कप किस खेल से संबंधित है, तो राइडर कप जो होता है ये गोल्फ में होता है। बाकी बोकर कप भी पूछ लेता है एग्जाम में कि बोकर कप किस खेल में होता है, तो बोकर कप भी गोल्फ में होता है। राइडर कप और बोकर कप दोनों गोल्फ के लिए होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, किस पदार्थ को मिलाने पर कांच कांच का रंग नीला हो जाता है। दोस्तों कांच का रंग नीला किस कारण से हो जाता है, तो इसका सही जवाब होगा कोबाल्ट ऑक्साइड, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाने पर कांच जो होता है ये नीला हो जाता है, याद रखना। अगर क्रोमियम ऑक्साइड मिला दिया तो क्रोमियम ऑक्साइड से हरा हो जाएगा। कांच को हरा रंग देने के लिए क्रोमियम ऑक्साइड का मिलाते हैं, और अगर फेरिक ऑक्साइड मिला दिया तो ये भूरा हो जाएगा, भूरा। और मैग्नीज ऑक्साइड अगर आपने मिला दिया तो लाल हो जाता है, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड से लाल, लेकिन नीला पूछा था कोबाल्ट ऑक्साइड। दोस्तों मैं बात करूँ कांच की, कांच क्या होता है, कांच एक लिक्विड होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। कभी क्वेश्चन आए कांच क्या है, तो कांच सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, अति शीतित द्रव होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड देता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन संख्या 7 क्या कहता है, क्वेश्चन संख्या 7 क्या कहता है, अच्छा इसने पूछा मैथिल अल्कोहल में, मैथिल अल्कोहल यानी CH3OH में मैथिल अल्कोहल हो गया, मैथिल अल्कोहल में OH बंध क्या है। दोस्तों मैथिल अल्कोहल में जो OH बंध है ना ये ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है मैथिल अल्कोहल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका अष्टक प्रणाली का आधार क्या होता है। दोस्तों अष्टक प्रणाली का आधार 8 होता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, अष्टक प्रणाली का आधार 8 होता है, याद रखना। निम्नलिखित में से ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या है। दोस्तों ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है ये बताता है कि ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है ना ही ऊर्जा का उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। तो जो ऊष्मा गतिकी का नियम है वो किस पर आधारित है, फिर ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 10, भारत में किस नदी को दिहांग कहा जाता है। दोस्तों भारत में दिहांग के नाम से जो नदी विख्यात है वो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। देखो ब्रह्मपुत्र नदी निकल के आती है तिब्बत से, तिब्बत, और तिब्बत में जो ग्लेशियर है वो है आपका चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ये नदी निकल के आएगी और इसका वहाँ पे नाम होता है शांगपो, तिब्बत में इस नदी को शांगपो कहा जाता है। और जैसे ही ये अरुणाचल में प्रवेश करती है इसका नाम हो जाता है दिहांग, फिर इसमें दिबांग, लोहित, सुबनसिरी कई सारी नदियाँ आके मिलती हैं, और जैसे ही आपकी असम में आएगी, असम में इसका नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र नदी असम में एक द्वीप का निर्माण करती है जिसका नाम है माजुली द्वीप। तो माजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, वो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। तो आपसे पूछा गया था दिहांग किसे कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बांग्लादेश में क्या हो जाता है, जमुना, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। यहाँ पे एक ऑप्शन में लिखा गया गंगा। दोस्तों गंगा जो निकलती है कहाँ से निकलती है, देवप्रयाग से, देवप्रयाग से गंगा निकलती है, और गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत में गंगा की कुल लंबाई 25 किलोमीटर है। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। और आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है, पद्मा, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों गंगा और यमुना का संगम कहाँ पे होता है, गंगा प्लस यमुना ये इलाहाबाद में जाके मिल जाती हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक जगह है इलाहाबाद, इसको प्रयागराज भी बोलते हैं आज के टाइम में, तो प्रयागराज में जाके ये मिल जाती है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर। सिंधु नदी आप जानते हैं ये तिब्बत से निकल के आती है और ये लद्दाख में बहती है, जम्मू कश्मीर में चली जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका माइक्रो अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। दोस्तों माइक्रो अर्थशास्त्र के अंतर्गत मांग के समान एक ही अर्थ चर का निर्णय होता है, सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, मांग की तरह एक ही आर्थिक चर का निर्णय होता है, तो ये है आपका माइक्रो अर्थशास्त्र। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो अर्थशास्त्र का नोबेल भी होता है, अगर आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि अर्थशास्त्र का नोबेल ये कब शुरू हुआ था, तो अर्थशास्त्र का नोबेल जो शुरू हुआ था ये 1969 में, मतलब 68 में तो स्थापित हुआ, 1969 में पहली बार दिया गया था। और भारत की ओर से सबसे पहला अर्थशास्त्र का नोबेल 1998 में मिला था अमर्त्य सेन को, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को मिला था कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो आप इसको याद रखिएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन संख्या 12 क्या कहता है, उस औषधि का नाम बताइएगा जिसे सिनकोना के पेड़ से प्राप्त किया जाता है और मलेरिया उपचार में इसका प्रयोग होता है। दोस्तों सिनकोना की छाल से जो हम प्राप्त करते हैं वो कुनैन प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त की जाती है और कुनैन जो होता है ना, ये मलेरिया के रोग में मतलब हम प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछे मलेरिया किसके काटने से होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और ये मच्छर हमारी बॉडी में एक पैरासाइट को छोड़ जाती है, ठीक है, प्लाज्मोडियम परजीवी जिसको बोलते हैं। तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। और भारत सरकार ने कहा है 2030 तक मलेरिया मुक्त घोषित हो जाएगा भारत। तो भारत को मलेरिया मुक्त बनाने का टारगेट है 2030, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम कब डाला था। दोस्तों अमेरिका ने जो परमाणु बम डाला था हिरोशिमा पर, वो डाला था 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम डाला गया था दुनिया में और इसका नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय, ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विखंडन के सिद्धांत पर, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम कार्य करता है, याद रखिएगा, नाभिकीय विखंडन, ठीक है, पूछ लेता है। और उसके बाद में दूसरा परमाणु बम डाला था 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर, याद रखना इसके बारे में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 14 क्या कहता है कि 1952 की महान धुंध वायु प्रदूषण की गंभीर घटना है जिसे को प्रभावित किया था। दोस्तों 1952 में वायु प्रदूषण में मतलब धुंध के कारण एक भयंकर घटना हुई और ये हुई थी आपकी लंदन में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि लंदन कौन सी नदी के किनारे, टेम्स नदी के किनारे है, टेम्स नदी के किनारे है। और लंदन में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है। याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, लंदन में। और कॉमनवेल्थ देशों का मुख्यालय कहाँ पर है, लंदन में कॉमनवेल्थ देशों का मुख्यालय भी है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है, लंदन में है। याद रखना इसके बारे में, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है और यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है। क्लियर। यहाँ पे लिखा गया आपका पेरिस। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि यूनेस्को का मुख्यालय किस शहर में है, दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे एक सन लिखी गई है 1952। अगर आपसे पूछे कि भारत में चीता को कब विलुप्त घोषित किया गया था, तो दोस्तों चीता भारत में जो विलुप्त घोषित हुआ था वो 1952 में हुआ था। भारत में चीता 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था, याद रखिएगा। तो 1952 की महान धुंध की घटना लंदन में हुई थी। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्ता चिन्ह सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है हमें बताना है। दोस्तों एग मार्क कृषि उत्पाद पर लगाया जाता है, सही है। हॉलमार्क आभूषण पर लगाया जाता है, ये भी सही है। एफपीओ प्रसंस्कृत फल उत्पाद, ये भी सही है। आईएसआई अर्ध प्रसंस्कृत उत्पादों पर लगाया जाता है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपका भारतीय मानक ब्यूरो होता है ना, ये मानकों पर क्या लगाता है, आईएसआई सर्टिफिकेट लगाता है। तो इन्होंने लिखा है आपका ऑप्शन में कि अर्ध प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद पे आईएसआई लगाया जाता है। तो अर्ध प्रसंस्कृत तो नहीं लगता है, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। ये आपका सही सुमेलित नहीं है क्योंकि यहाँ पे भारतीय मानक ब्यूरो होना चाहिएगा, ठीक है। भारतीय मानक ब्यूरो जो होता है ये लगाएगा। और ये किस पे लगाता है, ये औद्योगिक उत्पादों पर लगाता है, ना कि अर्ध प्रसंस्कृत फलों पर। जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर ये लगाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न, बोब अल मंडब जल संधि किस समूह को जोड़ता है। दोस्तों बोब अल मंडब स्टेट जो जोड़ता है ये किसे जोड़ेगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अफ्रीका में ये मतलब जल संधि है और ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है, ठीक है, लाल सागर को अदन की खाड़ी से। तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाली जल संधि है बोब अल मंडब। इसके बाद में आपको एक मैप दिखाऊंगा, आप देखिएगा वहाँ पे। तो इसका सही जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट में की ओर चलते हैं। एडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्महत्या कब की थी। दोस्तों एडोल्फ हिटलर ने सुसाइड कब की थी, तो 1945 में की थी, 1945 30 अप्रैल को। दोस्तों हिटलर जो है ना, इसने एक पार्टी बनाई थी और इसकी पार्टी का नाम था नाजी पार्टी। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है आजकल एग्जाम में कि हिटलर की पार्टी का नाम क्या था, नाजी पार्टी। कब बनाई थी, 1933 में।
हिटलर की नाजी पार्टी 1933 में बनाई गई थी, याद रखिएगा। और हिटलर जो है ना, इसने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी। हिटलर की आत्मकथा का नाम है मीन कैम्प। हिटलर की आत्मकथा जर्मन भाषा में लिखी गई है और इसकी आत्मकथा का नाम था मीन कैंप। याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि मीन कैंप किसकी आत्मकथा है, तो हिटलर की आत्मकथा है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 1945 में हिटलर ने अपनी आत्महत्या कर ली थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, पूर्व औपनिवेशिक काल में भारत में कैलिको के नाम से किसे जाना जाता था। दोस्तों कैलिको जो नाम होता था ये किसका नाम था, तो कपास को कैलिको कहा जाता था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, पूर्व औपनिवेशिक काल में दक्षिण भारत में कपास को कैलिको कहा जाता था, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या आपको पता है कि भारत में कपास कौन से वर्ग की फसल है, तो कपास खरीफ के अंतर्गत आती है। याद रखना कि कपास किसके अंतर्गत आती है, खरीफ के। और अगर आपसे पूछे कि भारत में राष्ट्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो दोस्तों भारत का कपास अनुसंधान केंद्र जो है ये आपका नागपुर में मिलेगा। कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर, ठीक है, नागपुर में स्थित है, ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा तो आपसे ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ कपास के बारे में। देखो, कपास के लिए काली मिट्टी सबसे बेस्ट होती है, काली मिट्टी जिसको रेगुर भी कहा जाता है। ठीक है, कपास रेशे की फसल है और कपास को हम एक नाम से और जानते हैं, सिल्वर फाइबर। तो कभी क्वेश्चन आए कि सिल्वर फाइबर किसे कहा गया है, दोस्तों कपास को सिल्वर फाइबर कहा जाता है। ध्यान रखना सिल्वर फाइबर है, अगर गोल्डन फाइबर होता तो जूट आंसर हो जाता, फिर गोल्डन फाइबर जूट को और सिल्वर फाइबर कपास को कहते हैं, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया कोयला, भारत में कुछ कोयले की जगह, जैसे झरिया, झारखंड में जो झरिया है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। रानीगंज जो पश्चिम बंगाल में है ये भी कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और जैसे सिंगरौली है मध्य प्रदेश में, तलचर है उड़ीसा वाला, लिग्नाइट कोयले के भंडार नवेली में मिलते हैं। कोयले की सबसे अच्छी किस्में एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर पीत कोयला। ठीक है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीत कोयला, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया चावल, अगर पूछे चावल खरीफ की फसल है और चावल एक होता है आपका बासमती का चावल, गोल्डन राइस। एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है। दोस्तों गोल्डन राइस जो होता है ना, इसमें विटामिन ए होता है, याद रखना, इसके बारे में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा गया था उपनिवेशिक काल में कैलिको किसका नाम था, कपास का नाम था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन संख्या 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 19 क्या कहता है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो की गई थी ये किसके द्वारा की गई है, तो इसका सही जवाब होगा आपका विलियम हार्वे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, आप याद रखिएगा। अच्छा, मानव में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो डबल होता है, ये आप याद रखना, मानव का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो डबल है, सिंगल। तो मानव का ब्लड सर्कुलेशन डबल होता है और ये क्लोज होता है। क्लोज इसलिए क्योंकि ये वेसल्स में बैठा है, ब्लड वेसल्स होती है हमारी, जैसे आर्टरी है वैसे, और कैपिलरी है हमारी, और वेन्स हैं, उन सब में ये ब्लड फ्लो होता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड जो होता है इसका पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो मानव का जो ब्लड है इसकी पीएच वैल्यू होती है 7.4, ये अल्कलाइन होता है, याद रखना। और जो रक्त है वो तरल संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये आप याद रखें, तरल संयोजी ऊतक। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। घूर्णन गति के दो प्रकार होते हैं, घूर्णन गति के दो प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं हमें बताने हैं। तो दोस्तों सिंपली क्वेश्चन है, घूर्णन गति के दो प्रकार हैं, एक स्पिन होती है, मतलब स्पिन जो अपने अक्ष पे घूमे, और एक होता है जो आप किसी के परितोगुम कक्षीय है, तो स्पिन और कक्षीय गति होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, स्पिन और कक्षीय गति। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या 21 क्या कहता है, खाली स्थान बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की दूरी के बीच की सुविधा दूरी को कहते हैं। दोस्तों कहने का मतलब है कि इसमें जो आघूर्ण होता है ना, आघूर्ण, आघूर्ण भुजा बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की दूरी के बीच की सीधी दूरी होती है, तो आघूर्ण भुजा इसका सही जवाब है, यानी कि बल आघूर्ण होता है ये आपका। ठीक है, बल आघूर्ण, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है बल, बल सदिश राशि है आदि, तो बल सदिश राशि होती है, याद रखना, इसके बारे में पूछ लिया जाता है, सदिश राशि है। नेक्स्ट, एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है। दोस्तों प्राकृतिक अधिकार कौन सा नहीं है जॉन लॉक के अनुसार, तो सही जवाब होगा मत देने का अधिकार। मत देने का अधिकार प्राकृतिक अधिकार नहीं है। हमारे देश में अगर हम माने तो मत देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। वोट डालने का अधिकार कैसा अधिकार है, संवैधानिक है, और आर्टिकल 326 में इस बात का उल्लेख किया गया है।
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आर्टिकल 326 को कहा जाता है। तो मत देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर दोस्तों। चलो एक क्वेश्चन आप बता दीजिए, संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार होता था, तो संपत्ति के अधिकार को कब मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया था? कमेंट में आप अपना आंसर जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन संख्या 23, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? दोस्तों लोकसभा में जो सीटों का निर्धारण है वो कितना है? देखो 84 सीटें तो हैं आपकी, 84 सीटें हैं आपकी एससी के लिए, तो 84 हो गई आपकी एससी के। और एसटी के लिए कितनी है? एसटी के लिए है आपकी ये है आपकी 47। तो इन दोनों को जोड़ लो, कितने बैठेंगे? 7 4 11 का एक हासिल लगा, एक 8 4 12 और एक 13, तो 131 बैठेंगे। तो लोकसभा में एससी और एसटी के लिए 131 सीटें हैं, याद रखिएगा, पूछा जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। और भारत में लोकसभा का जनक कौन है? भारत में लोकसभा के जनक हैं जीबी मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेवन मावलंकर को लोकसभा का जनक माना जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में, तो जीबी मावलंकर को लोकसभा का जनक माना गया है। ठीक है। और भारत में पहली लोकसभा 1952 से 1957 तक चली थी, ये भी आप याद रखना। 1952 से 1957 तक भारत की पहली लोकसभा रही। लोकसभा हमारी संसद का निम्न सदन है। आर्टिकल 81 में लोकसभा का गठन किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 81 में इसका गठन का उल्लेख मिलता है। क्लियर दोस्तों। अच्छा, क्या लोकसभा का कार्यकाल फिक्स होता है? हाँ, 5 वर्ष के लिए होती है लोकसभा, 5 वर्ष के लिए, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका बड़ी। बड़ी शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों बड़ी शब्द जो होता है एक्चुअल में बर्डी होता है, ये बर्डी है, यहाँ रेड टंगा हुआ है बर्डी, मैं लिख दूँ बर्डी। और बर्डी शब्द जो किसके लिए यूज होता है? दोस्तों बर्डी शब्द गोल्फ के लिए होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, गोल्फ के लिए। ठीक है। बेसबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो में, बेसबॉल में 9 होते हैं। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल ही है आपका, याद रखना इसके बारे में। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, गोल्फ का मैदान क्या कहलाता है? कोर्स। गोल्फ का मैदान कोर्स कहलाता है। बेसबॉल का मैदान डायमंड कहलाता है। बेसबॉल का मैदान डायमंड कहलाता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, ऑल अबाउट वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ऑल अबाउट वुमेन पुस्तक जो लिखी है ये तस्लीमा नसरीन ने लिखी है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, तस्लीमा नसरीन, ऑल अबाउट वुमेन। दोस्तों वुमेन की बात हो रही है, अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय वुमेन डे कब होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय वुमेन डे 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों, ये था आज का एक छोटा सा मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। जो प्रश्न आपसे पूछा गया है उसका आप आंसर ज़रूर करें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट में लिख के अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर ज़रूर कर दूंगा। और मिलते हैं आपको अगले मॉक टेस्ट में शाम को। आपका जो साइंस का मॉक टेस्ट है ये मैं अपलोड करूंगा, तो वेट कीजिएगा इसका। और जल्दी बीएसएफ के लिए जो आपका मॉक टेस्ट है ये जल्दी मैं आपकी श्रृंखला शुरू कर दूंगा। आज या कल में बीएसएफ के लिए मॉक टेस्ट मैं जारी करूंगा। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा। आज की क्लास को विराम देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।